सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मैंने खुद एसएससी सीजीएल को 5 बार क्रैक किया है, प्री में 175 हाईएस्ट स्कोर किया है, मैथ्स में 197.5 स्कोर किया है, टॉप पोस्ट डब्ल्यू के लिए है, जीएसटी इंस्पेक्टर, 5 बार अलग अलग पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट, इन सब पे मैं सेलेक्ट हुआ हूं। बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि कई लोगों को लगता नहीं है, जो लोग नए आए हैं वो हमें जानते नहीं, इसलिए बात बताना जरूरी हो जाती है। तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया था, मुझे दूसरे अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी। फर्स्ट में ही पहली बार प्री दिया, पहली बार मेंस दिया और सिलेक्शन हो गया। सीजीएल मेंस 2024 क्या है? सीजीएल मेंस 2024 का मतलब है कि फर्स्ट वीक इन दिसंबर में एग्जाम होगा। 390 नंबर का पेपर है। पेपर 1 में मैथ्स और रीजनिंग 180 नंबर की आएगी, पेपर 2 में इंग्लिश और जीएस 210 नंबर की आएगी, पेपर 3 कंप्यूटर है, क्वालिफाइंग है। सब्जेक्ट मेजर जो है वो है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सीजीएल मेंस में मैथ्स जो 30 क्वेश्चन आने हैं 90 नंबर के, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे टारगेट भी लिखता रहता हूँ साथ के साथ। मैथ्स में जो हमारा टारगेट होगा वो भैया 90 के 90 होगा कि एक भी सवाल गलत ना हो। रीजनिंग में भी हमारा टारगेट 90 का 90 होगा। इंग्लिश में हमारा टारगेट हम 135 ही लेके चलेंगे, टारगेट में कोई बुराई नहीं है। बट जीएस में हम टारगेट 75 का लेके नहीं चलेंगे। जीएस में हम लेके चलेंगे कि आप 20 सवाल भी सही हो गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये मान के चलूंगा जीएस में, ये नहीं कहूंगा मुझे सारे सही करने हैं, बट हमें इस बात की गारंटी अपने आप को दूंगा कि अगर कोई भी बच्चा एसएससी में 20 सवाल सही करके आ रहा है तो वो 20 मैं होऊंगा करने वाला। यानी मुझे सबसे ज्यादा सवाल सही करने हैं। पूरे कर पाऊं या ना कर पाऊं, पूरे करने की अगर आपने होड़ लगा ली तो आपके बाकी के सब्जेक्ट इफेक्ट हो जाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जीएस में 75 नंबर लाने के चक्कर में आपके मैथ्स में 85 रह गए। टोटल 390 नंबर का खेल है। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चाहे जिंदगी क्रैक करनी हो या एग्जाम क्रैक करना हो। अब टाइम मैनेज होगा कैसे? देखिए मैंने एक बातें लिख रखी हैं कि समय का हिसाब किताब रखना है कि जो बचे हुए दिन है इसमें मुझे एक भी सेकंड बर्बाद ही नहीं करूंगा। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना है। जो काम आपके बिना हो सकते हैं उन्हें किसी और को दे देना, यानी घर का कोई काम नहीं करना, घर के रिचार्ज से लेकर के कुछ भी अभी ये कह देना है कि मम्मी मैं कोई काम नहीं करूंगा। अपना प्राइम टाइम पता करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कई लोगों का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, लेकिन मैं इस पर भी एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा प्राइम टाइम शाम को 6 बजे से शुरू होता है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे आजकल के, स्पेशली यूथ की बात कर रहा हूं, लोगों का जो प्राइम टाइम है ना, जेनजी लोग जो हैं ये, इनका 4 बजे शुरू होता है। ये वो है टीटीवाईएल टीवाईएसएम वाले। ये इनको 4 बजे के बाद एनर्जी आती है, 12 बजे सो के जगते हैं, 2 बजे तक आंखें मिटते हैं, फिर 4 बजे इनकी एनर्जी आती है और रात को 12 बजे तक हाई एनर्जी रहती है। ये इनका प्राइम टाइम है। बट क्या ये एसएससी का प्राइम टाइम है या एसएससी आपके प्राइम टाइम के हिसाब से एग्जाम लेगी? तो मैं ये कहता हूं कि आपको अपना प्राइम टाइम भी एसएससी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। आपको एनर्जेटिक सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी बीच में आपका एग्जाम होगा और ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए महीनों लगेंगे। अभी से अगर आप टाइम पे सोने की आदत डालेंगे तो समझिए कि आप एसएससी के टाइम तक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक तरीके से सेट कर पाएंगे। टाइम टेबल बनाना है फ्लेक्सिबल डेली बेसिस पे कि भैया आज मैं इतनी चीजें खत्म करूंगा। ठीक है, सैक्रिफाइस मैंने लिखा है कि जब भी जीवन में कुछ अच्छा पाना हो, अचीव करना हो तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर अच्छा हो और आप सबको चिल्ला के कहें कि इस बार तो मैं सीजीएल निकाल दूंगा, तो उसके लिए अभी आपको मुन्ना भैया की सीरीज, गुड्डू भैया की सीरीज, ये सब छोड़नी पड़ेंगी। सब कुछ छोड़ के सिर्फ तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा। 8वां सेव टाइम, वक्त चुराना पड़ता है। हर एक छोटी से छोटी चीज से आपको वक्त निकालना पड़ेगा। कई लड़के क्या करते हैं, पहले फ्रेश होने चले गए, फिर वॉशरूम से बाहर आ गए, फिर नाश्ता वास्ता कर लिया, फिर मंजन किया बाद में, और फिर उसके बाद नहा रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं 3 से 5 मिनट दूंगा इन तीनों चीजों को, फ्रेश होने से लेकर के नहाने को, और एक ही बार वॉशरूम में घुसूंगा और बाहर निकल के आ जाऊंगा, बार बार नहीं जाऊंगा। इससे भी आपके 4-5 मिनट बचेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ऐसे आपको छोटी छोटी चीजों से वक्त निकालना पड़ेगा। मोबाइल पे अगर आप ज्यादा वक्त दे रहे हो, 1 घंटे बात कर रहे हैं, तो भी आपको उस बात को भी 15 मिनट करना पड़ेगा। ठीक है, कल का प्लान आज सोने से पहले बनाना पड़ेगा कि कल मुझे क्या करना है। जल्दी सोना, जल्दी जगना सबसे जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, कई लोगों को लगता है कि अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको अपनी इफिशियंसी बढ़ानी है, कई बार तो आप 4 घंटे में उतना नहीं पढ़ पाते जितना 2 घंटे में पढ़ लेते हैं। सारा गेम इफिशियंसी का है। अगर सारा गेम इफिशियंसी का है तो आपको 10 मिनट रनिंग और 10 मिनट मेडिटेशन मस्ट है, करना ही करना है। हर आदमी को करना है। मैं भी करके आता हूं तो यहाँ पे ठीक तरीके से बोल पाता हूं। अगर ना करूं मेडिटेशन, ना दौड़ूं 10 मिनट, तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा आपको पढ़ाना। छोटे छोटे ब्रेक लेने, टी ब्रेक ले लो, चाय बना ली बीच में, खुद से चाय पी ली बना के, रिलैक्स हो जाएगा सबसे माइंड। और स्टॉप वाचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही खत्म कर देने हैं कि अभी इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस इज ओनली ड्यू टू टाइम वेस्ट। मैंने फिर क्लियर बात कह रहा हूं, बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि टाइम वेस्ट करने से स्ट्रेस बढ़ता है। भी आप टाइम वेस्ट करेंगे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम किसी भी हालात में मैनेज करना सीखना पड़ेगा अगर आप जीवन में रिलैक्स रहना चाहते हैं तो। इवैल्यूएट योर स्टडी। आपका लेवल अभी है कहां पे, आपके लो स्कोरिंग टॉपिक क्या है। आज ही जाके लिस्ट बनानी है कि मेरा लो स्कोरिंग टॉपिक जीएस है या उसके अंदर कोई सब टॉपिक है, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कितने, मैं केवल उनका रिवीजन करूंगा, उनको नहीं पढ़ूंगा। मान लेते हैं बच्चे को अलजेब्रा बहुत आता है तो वो अलजेब्रा की क्लास नहीं देखेगा, चलेगा। टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, मुझे शॉर्ट इंडाइसिस नहीं आती, इसको मैं अभी खत्म करूंगा ताकि बाद में रिवीजन भी कर पाऊं। तो इसकी एक लिस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, डिवाइड द कंटेंट को डिवाइड करना है कि भैया सिलेबस देखो, जस्ट फिनिश द सिलेबस इज लाइक लर्निंग लाइसेंस टू ड्राइव ए कार। सिलेबस को खत्म करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्या किया है, एक कार को चलाने का लर्निंग लाइसेंस आपका बन गया है। लेकिन जो सेकंड है प्रैक्टिस टू रिवीजन, जो कि मेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इफ यू वांट टू ड्राइव कार फास्ट देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो जो स्पीड आप कहते हो कि स्पीड नहीं आ रही है, वो प्रैक्टिस से आती है। आप एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हो, लेकिन वो तभी आएगी एक्यूरेसी और स्पीड जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो पहले चीजों को सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो अपने आप स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। 3 थिंग्स है सिलेबस। अब देखो मेंस में इतना वक्त नहीं बचा कि आप जीएस है इसको भी वीडियो से देख के खत्म कर रहे हो, या तो आप 2x की स्पीड पे देखो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपने प्री में नोट्स बनाए थे सिर्फ उसी से सिलेबस खत्म किया जाए। स्पेशली जीएस की बात कर रहा हूं मैं। जीएस और वोकैब की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं अगर आप नोट से खत्म करोगे तो ज्यादा बेहतर है।
और टेस्ट को मैंने बताया कि इवैल्यूएट करने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस विदाउट सीइंग नोट्स। जैसे बच्चे क्या करते हैं जनरली प्रैक्टिस में कि वो अपना कॉपी खोली और बस उन्हीं सवालों को लगाया, नीचे सॉल्यूशन देख लेने। प्रैक्टिस का मतलब नोट्स अलग उठा के रख देने हैं और कोई भी एक किताब जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है, कोई भी एक ऐसी पीडीएफ जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर है, उससे प्रैक्टिस करनी है अगर सिलेक्शन तक पहुंचना है तो। 6 स्टेप्स टू क्रैक जॉब। पहली स्टेप तो यही होती है सिलेबस कंप्लीट। हम मान के चलते हैं जिस बच्चे ने प्री दिया और प्री निकाला उसका सिलेबस कंप्लीट है, ये स्टेप बच गई। अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। आपने आज रिवीजन किया अलजेब्रा का, वहीं पे आपने मॉक टेस्ट मार दिया, एक पीडीएफ सोल्व कर ली। मॉक टेस्ट का मतलब जरूरी नहीं लैपटॉप पे करें, आपके पास पीडीएफ निकली हुई है अलजेब्रा की, वो आपने कंप्लीटली सोल्व कर ली। जब आपने प्रैक्टिस, उसके बाद जब आपकी सारी प्रैक्टिस हो गई, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट पे इसके बाद आता है, मॉक टेस्ट देते देते क्या होता है, बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं और चीजें हमारी टिप्स पे हो जाती हैं, और जब टिप्स पे हो जाती हैं तो हम सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं।